क्या लातविया लो बजट कंट्री है? आप ट्यूशन फी को लेके या लिविंग एक्सपेंसेस को लेके इतना ज्यादा सेंसिटिव क्यों हो अपने वीडियोस में? क्या 12,000-13,000 में मैं मंथली अफोर्ड कर पाऊंगा? क्या ये इतना ही खर्चा है या ये सिर्फ बताए जा रहे हैं? 2012-13 के अंदर इंडिया में एम्बेसी नहीं थी लातविया की। पेरेंट्स भी पूछते हैं तो कि यूरोपियन कंट्रीज में लैंग्वेज बैरियर है, आपको लगता है जैसे लातविया है इन कंट्रीज में भी बैरियर आता है कुछ लैंग्वेज के बारे में? हेलो स्टूडेंट्स, आई नो यू आर सो कंफ्यूज्ड, कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, बट आई रियली वांट कि आपके जो भी मल्टीपल क्वेश्चंस हैं वो हम जरूर रिजॉल्व करें। सो यहाँ बारी आए आज लातविया की, क्योंकि लातविया एक ऐसा डेस्टिनेशन है जिसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों के मन में कि हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ दीपेंद्र सर है, यूरोपियन कंट्रीज़ के एक्सपर्ट, जो कि हमारे साथ अवेलेबल है आप सबकी क्वेरीज के लिए, ताकि आप जल्दी से सितंबर 2024 की एप्लीकेशन अप्लाई कर सकें। सो दीपेंद्र सर, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं कि लातविया ही क्यों चूज़ करें और क्या लातविया वाकई लो बजट कंट्री है? थैंक यू मानी, थैंक्स अ लॉट इनवाइटिंग मी फॉर सेशन। और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि क्या लातविया लो बजट कंट्री है। आई थिंक शुरुआत से हम करते हैं, बेसिकली हमेशा बात होती है लो बजट, ट्यूशन फी कम। आखिर ये शुरुआत हम इससे क्यों करते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार लोग पूछते भी हैं कि भाई आप ट्यूशन फी को लेके या लिविंग एक्सपेंसेस को लेके इतना ज़्यादा सेंसिटिव क्यों हो अपने वीडियोज़ में। तो अभी पीछे एक मौका मिला, कहीं एक जगह से सेमिनार दे रहा था मैं, तो मैंने उनसे ये बताया कि बेसिकली आज की डेट में जब हम ओवरसीज एजुकेशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि भाई बाहर पढ़ने जाना है, सबसे पहले हमारे पास फाइनेंसेस आते हैं। इंडिया में कई लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने ड्रीम्स को नहीं फुलफिल कर पा रहे थे, ये सोच के कि भाई बाहर जाना पढ़ना तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि पैसों की तंगी है। 70-80 लाख रुपए चाहिए होंगे किसी कंट्री में, यूएस में जा रहे हो तो, कनाडा जा रहे हो तो 40 से 50 लाख चाहिए हैं, यूके जा रहे हो तो भी 30 से 40 लाख आपको चाहिए बैठ के। इतने पैसे कॉमन मैन ऑफ इंडिया के पास नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। सो आज से कुछ 12 साल पहले लातविया को जब मैंने इंट्रोड्यूस करा इंडिया के अंदर, तो मेरा मोटिव सिर्फ ये था कि मैं जो फॉरेन एजुकेशन है उसको अफोर्डेबिलिटी के साथ एक कंपैरिजन दे दूं, एक कनेक्टर दे दूं। और वही हुआ कि आने वाले इन सालों के अंदर हमने काफ़ी स्टूडेंट जो हैं लातविया भेजे हुए थे पढ़ने के लिए। काफ़ी बच्चे, उनकी ग्रेजुएशन हुई, उन्होंने जॉब्स ले ली हैं। और ज़रूरी नहीं कि बच्चे लातविया से पढ़े हुए सिर्फ लातविया में ही हैं, वो जर्मनी में हैं, डेनमार्क में हैं, यूएस में हैं, डिपेंडिंग अपॉन जिसको जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली। बट हाँ, एक बात बड़ी क्लियर है कि आज भी लातविया को हम जो कहते हैं कि स्टडी एट इंडियन कॉस्ट, तो वो एक्चुअली जस्टिफाइड है। राइट, क्योंकि सर ये वाला जो क्वेश्चन है ये अभी भी हमें बहुत आता है स्टूडेंट की तरफ से, क्या 12,000-13,000 में मैं मंथली अफोर्ड कर पाऊंगा? क्या ये इतना ही खर्चा है या ये सिर्फ बताए जा रहा है? बिल्कुल सही, क्योंकि कहते हैं ना कि चीज़ें जो दिखती हैं कई बार होती नहीं है। राइट। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भाई 12-13 हज़ार का जो खर्चा आ रहा है क्या वही है, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। भाई अगर हम एग्जैक्टली बात करें, ट्यूशन फी की बात करते हैं। ट्यूशन फी हमारी बैचलर डिग्री के अंदर जो है, मैं दो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं लातविया की, जो मैक्सिमम स्टूडेंट इंडिया से लेके जा रही हैं, उनकी रेफरेंस पॉइंट दे देता हूँ ताकि इजी रहेगा। इसमें तुरीबा यूनिवर्सिटी है आपकी, जो कि आपके बिजनेस प्रोग्राम दे रही है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट दे रही है, MBA दे रही है, लॉजिस्टिक दे रही है, कम्युनिकेशन दे रही है। बिल्कुल। 3,300 यूरो, 90 का मैं यूरो पकड़ता हूँ, 9,327, 3 लाख रुपए की ट्यूशन फी आज मेरी हो जाती है। तो 3 लाख की तो मेरी हो गई ट्यूशन फी पर ईयर। हमारी, मैं कल रात को बैंगलोर से आया हूँ और मैं जिस कॉलेज में सेमिनार दे रहा था, वहाँ MBA के स्टूडेंट से मैंने पूछा आपकी फीस कितनी है यहाँ पे। हम लोग वहाँ बैचलर के बच्चों को दे रहे सेमिनार पर, वहाँ MBA के बच्चे भी थे। तो उनने कहा सर हमारी फीस 5 लाख रुपए है साल की। और वो मेरे लिए शौक था। एक बैंगलोर का जो कॉलेज था जो कि मिडिल ऑफ नोवेयर था, उसकी फीस 5 लाख रुपए। यहाँ पे तुरीबा यूनिवर्सिटी की फीस जो है वो 3 लाख रुपए है। 2 लाख मतलब कि लगभग 40% जो है हम चीपर पड़ गए इंडिया से। ये मैं फैक्ट इसलिए मेरी आदत है, मैं एप्पल से एप्पल कंपेयर करता हूँ। क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा जी वहां पे ये है वहां पे वो है, वो बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होती है। अगर मेरी ट्यूशन फी इंडिया में एक अच्छे MBA की अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 लाख है साल की, मेरा मुझे वहां 3 लाख में मिल रही है, तो 50% तो मैंने यहाँ पे पैसे बचाए। नंबर 1। नंबर 2, हम बात करते हैं कि भी लोग स्टूडेंट कहते हैं अकोमोडेशन महंगी होगी। अकोमोडेशन मैंने बैंगलोर के जितने भी कॉलेजेस में पिछले एक हफ्ते में सेमिनार्स करे हैं,
मैंने सबसे पूछा, जिस सिटी में जाता हूँ उनसे पूछता हूँ कि भाई हैदराबाद में रहता हूँ तो पीजी में कितना खर्चा है। वो कहते हैं जी 7 से 8,000 पीजी का खर्चा है। मैंने कहा गर्मी की स्टेट से तो आपको एसी भी चाहिए कम से कम, क्योंकि बिना एसी के रह नहीं पाओगे इसमें, तो आप उसके 4,000 और ऐड कर लो, आपके हो गए 11,000 रुपए। इंडियन ऐड कर लो, आपको 12,500-13,000 रुपए। 13,000 रुपए तो आप बैंगलोर में, हैदराबाद में पे कर रहा है। ये बच्चे मुझे सेमिनार में बता रहे हैं। बिल्कुल। और तुरीबा यूनिवर्सिटी का अगर मैं शेयरिंग हॉस्टल ले लेता हूं तो मेरे को लगभग 8,000 रुपए में वाटर, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, किचन, जहां पे कुकिंग की जगह मिलेगी मुझे कॉमन फ्री, कुकिंग गैस मिलेगी फ्री, ये सब मिला के मुझे 8,000 रुपए का बिल आता है। अब 8,000 की लिविंग एक्सपेंसेस हो गए, 8,000 की मेरी ये हो गई, लगभग 8-10 हज़ार रुपये आप ले लो, खाने पीने के ले लो, तो 20-1,000 रुपये, मैं तो मोटे मोटे पकड़ लो 20,000 रुपये। 20,000 में आपका मोबाइल फोन हो गया, आपका खाना हो गया, आपका रहना हो गया। आज 20,000 में आप बैंगलोर में भी खर्च कर रहे हो, बॉम्बे में खर्च कर रहे हो, आप यूरोप के तुरीबा में यूनिवर्सिटी के अंदर भी खर्च कर रहे हो। अब वैल्यू प्रोपोजिशन अगर हम देखते हैं इसको, तो ये आई थिंक ऑडियंस अपने आप बड़ी समझदार है, वो खुद अपने आप गूगल करेंगे, सर्च करेंगे कि भाई हमें क्यों जाना चाहिए। बट फाइनेंशियल मैथमेटिक्स तो क्लियर हो चुका है। अब मैं रीगाटेक की बात करता हूँ। रीगाटेक यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, उनके पास इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, उनके बिजनेस एनालिटिक्स के प्रोग्राम्स हैं, वो भी आपके लगभग यही 3 से 4 लाख के ट्यूशन भी में आ जाते हैं बैठ के। लेकिन और उनकी भी हॉस्टल जो हैं वो 8,000 नहीं है तो 10 से 12,000 से स्टार्टिंग हॉस्टल्स हैं उनके पास भी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपको इंजीनियरिंग, बिजनेस, लॉजिस्टिक, MBA, BBA, BCA सब कुछ मिल जाता है आपको लगभग 3 लाख की ट्यूशन फीस लेके 4 लाख की ट्यूशन फी में। तो ये जब हमने इसको ओवर द 12 ईयर्स प्रैक्टिस करा, हमने 12 ईयर्स हो गए हमारे को स्टूडेंट को भेजते हुए, और आज तो बहुत बच्चा जाता है। मुझे आज भी याद है 2012 के अंदर हिमानी इंडिया में एम्बेसी नहीं थी। 2012-13 के अंदर इंडिया में एम्बेसी नहीं थी लाटविया की, और मैंने एक प्रोजेक्ट किया था जिसके अंदर ये प्रोजेक्ट था तुरीबा यूनिवर्सिटी के साथ, रीगाटेक यूनिवर्सिटी के साथ और इमिग्रेशन ऑफ लाटविया के साथ, कि हम यहाँ से रिक्रूटमेंट करेंगे और वो वहाँ से अपने जो इमिग्रेशन ऑफिसर को भेजेंगे इंडिया में, ताकि वो उनके इंटरव्यू ले सके और वीजा प्रिंटिंग कर सके। ये बिल्कुल सच बात है। अगर कोई भी चाहे ना तो ये बात रीगाटेक को या तुरीबा यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हैं। और उस टाइम पे भी 70-80 बच्चा हमारा एक सेमेस्टर में गया था। उसके बाद जो इंक्रीज मैं देख रहा हूँ नंबर्स का, आज बेसिकली हजारों स्टूडेंट्स लाटविया को अपना एक स्टडी डेस्टिनेशन बना रहे हैं। उसके पीछे रीजन है फाइनेंशियल, नंबर 1। नंबर 2, इट्स अ एंट्री पॉइंट कि भाई आप आइए, एजुकेशन लीजिए और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन लीजिए, और उसके बाद अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको जर्मनी में ट्रांसफर लेना है, आपको डेनमार्क में जाना है काम करने के लिए, आपको स्वीडन में जाना है, आप बिल्कुल फ्री हैं। क्योंकि लोगों को पता ही, जिन लोगों को पता है ये बात कि अगर आप शेंगन के किसी भी कंट्री में, मैं लाटविया की बात नहीं करूंगा, आप अगर शेंगन में डेनमार्क चले जाइए, स्वीडन चले जाइए, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, स्लोवाकिया, कहीं भी चले जाइए, आप कहीं से भी पढ़ाई कर लीजिए, आपको तो 1 साल का जॉब सीकर मिलना ही मिलना है। और वो जॉब सीकर वीजा आपको सिर्फ और सिर्फ उस कंट्री के लिए नहीं है, पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए है। थोड़ा सा इसको समझा देते हैं बैठ के, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपको जॉब सीकर वीजा मिलता है, आपका स्टडी वीजा भी और आपको जॉब सीकर वीजा दोनों जिस कंट्री से मिलते हैं वो उस कंट्री के लिए भी होते हैं और शेंगन में घूमने के लिए भी होते हैं। ठीक है। सो आप अपनी जॉब ढूंढने के लिए अलाउड हो, जॉब करने के लिए नहीं अलाउड नहीं हो, ढूंढने के लिए अलाउड। तो ये रीजन है लाटविया के सक्सेसफुल होने का। राइट। तो सर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है, बच्चे पूछते हैं कि लाटविया एक राइट डेस्टिनेशन है, हमने सुना है जॉब्स किस तरह की मिलती हैं, और स्टूडेंट्स कॉलेज के साथ जॉब्स को कैसे मैनेज कर पाते हैं। जैसे फुल टाइम जॉब मास्टर्स को अलाउ कर रही है लाटविया, तो ये 40 आवर्स अगर बच्चे को दिए जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस कैसे मैनेज कर पाते हैं। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि एक तो 40 आवर्स नहीं है, फुल टाइम है, ठीक है, तो वो आप 40 करो, 80 करो या 20 करो, आपके ऊपर है मास्टर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। बैचलर वालों को ऑफ कोर्स आपको एजुकेशन जो है वो 20 आवर्स अलाउ करती है, मास्टर एंड PhD में अलाउड है। PhD के अंदर बहुत स्टूडेंट जा रहा है, यहाँ पे PhD मिलनी काफ़ी इजी है। आपको 1.5-2.5 लाख रुपए की ट्यूशन भी PhD मिल जाती है, और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं PhD की। बिजनेस के अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन, लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट, इनमें PhD अवेलेबल है। अब बात आती है, बेसिकली हम कहते हैं भाई ये लोग फुल टाइम की बात कर रहे हैं। अभी हम इसको 2 जगह डिवाइड कर लेते हैं। मास्टर्स और PhD का स्टूडेंट कैसे मैनेज कर रहा है, वो इसलिए मैनेज कर रहा है क्योंकि उनकी क्लासेस या तो इवनिंग में होती हैं, और PhD की तो वैसे भी बहुत कम होती हैं और इवनिंग में होती हैं। तो अगर इवनिंग में क्लास और दिन में आप काम करोगे, शाम को पढ़ाई करोगे।
ये कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा अपने ड्यूरेशन में 2 इयर्स के लिए। सो मोस्टली स्टूडेंट 8 बजे सुबह से काम करना शुरू करते हैं, 3-4 बजे तक खत्म करते हैं, 5 बजे अपनी क्लासेस में जाते हैं और अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं। ये तो है उनके मास्टर्स की एजुकेशन के लिए। ऑफ कोर्स कोई टाइम लिमिट तो है ही नहीं, तो लीगली कोई चैलेंज नहीं आता, कोई छुप के काम करना नहीं पड़ता कि भाई ये बड़ा इश्यू है कई कंट्रीज के अंदर जहाँ पे अलाउड नहीं है कि आपने 20 घंटे कर लिया है और आपको एक्स्ट्रा हो गए तो पता है फाइन पड़ेगा कल को आपको, या आप कहते हो इसको मैं कैश में कर लेता हूँ, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहती है। तो इसलिए फुल टाइम काम करना इज अ वेरी बिग बेनिफिट। ये लोगों को वहां पहुंचने के बाद पता चलता है। बैचलर स्टूडेंट की बात करते हैं, 20 आवर्स अलाउड है। सुबह मॉर्निंग में अपनी क्लास कर ली, 2 से 3 बजे तक क्लास खत्म करी, उसके बाद जाके अपना आपने काम पकड़ लिया, तो वो वहां पे 20 आवर्स पूरे कर लेते हैं, 20-25 जैसे भी करना है। बैठ के काम किस तरह का मिलता है? काम 2 तरह का है। एक वो काम है जो आपको जाते मिल जाता है, एंट्री लेवल वर्क है, जिसको हम कहते हैं कि आपको बोल्ट एंड बोल्ट। बोल्ट एंड बोल्ट हमारे स्विगी जोमेटो बन गए, रेप्टो बन गए जो मैं इंडिया के। तो आप यहाँ पे अपने खुद साइकिल से जाकर डिलीवर कर दो, बाइक से कर दो, गाड़ी से कर दो, टैक्सी बना लो इसको, ये सब चीजें हैं। ये तो वो जॉब्स हैं जो एंट्री लेवल में आपको आते ही मिल जाती हैं, जिसमें आप अप्रोक्सीमेटली अपना 700 से 1000 यूरो तक बना सकते हो महीने का। मैं 700 इसलिए बोल रहा हूँ कि एवरेज बच्चा 600-700 ही बनाता है। ज्यादा आप काम करोगे तो ऑब्वियसली 6000 तक बन जाता है। तो इसमें आपके खर्चे कितने हुए? आपका खर्चा था मुश्किल से 100 यूरो की आपकी अकोमोडेशन थी, लगभग 250-300 यूरो आपका खर्चा आ रहा है। तो अगर आपने 700 बनाए, 400 बचा लिए, तब भी साल के आपके कितने बन गए? आपके साल के 5000 यूरो बच गए। तो अगले साल की फीस कितनी थी? 3000 यूरो। तो आपने फिर भी पैसे देखिए बचा ही लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक बार अपनी जेब से कॉस्ट लगा लेते हो, आपको सेकेंड टाइम लगानी नहीं पड़ती है, अगर आप उसको अच्छे से मैनेज कर लो। एक अच्छा बैलेंस बना के रखो अपनी पढ़ाई के बीच में, अपनी एजुकेशन के बीच में और काम के बीच में, आप आराम से कर लेते हो। सेकंड थिंग, हम वहाँ पढ़ने गए हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं उतने ही पैसे कमाऊं जितनी मेरी जरूरत है। अब कई बच्चे क्या करते हैं ना, उसमें वो थोड़ा सा मिसयूज करते हैं, वो इसको फुल टाइम जॉब बना के पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। तो फिर वो 1500-2000 यूरो बनाते हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं रहे। इवेंचुअली उन्हें यूनिवर्सिटी से किक आउट कर देंगे और वो फिर से दोबारा से किसी यूनिवर्सिटी को ढूंढेंगे। तो आई थिंक वो एक अगर हम चैप्टर माइनस कर दें, अदरवाइज जॉब के अंदर दिक्कत नहीं है। ओके, सो क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि मिनिमम वेज रेट क्या रहती है, तो आपने क्लियर किया कि जो ये बोल्ट की जॉब्स हैं 700 यूरो मिनिमम, 600 यूरो बच्चे अर्न कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, ठीक है। सो रिगार्डिंग कोर्सेज सर, बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 12th क्लास के जिन बच्चों के एग्जाम्स हुए हैं वो भी ये पूछ रहे हैं कि हम स्कॉलरशिप्स अप्लाई कर सकते हैं, और कैंपस हमें कितने परसेंटेजेस पे स्कॉलरशिप अवेल करने का मौका देती है। सो बेसिकली अगर हम बात करें स्कॉलरशिप के लिए, तो स्कॉलरशिप ट्यूशन फी वैसे ही बहुत कम है। राइट, स्कॉलरशिप इतनी अवेलेबल है नहीं। ठीक है, तो मैं कहूँगा अभी हमारे पास स्कॉलरशिप लाते में नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ ट्यूशन फी 3 लाख रुपए है, तो उसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। स्कॉलरशिप है बहुत कम, ना के बराबर है, तो मैं इसलिए उसे प्रमोट नहीं करता हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि बच्चे स्कॉलरशिप देके अप्लाई करे और बाद में उसको लगे मुझे मिली नहीं है। तो स्कॉलरशिप ज़रा नहीं है इतनी, लेकिन हाँ दी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो ट्यूशन फी की रेंज है वो सबकी जगह मोर लेस सेम ही आती है। अनटिल अनलेस आप कोई बहुत महंगा प्रोग्राम ले लो, जैसे मेडिसिन ले लोगे तो वो महंगा आ जाएगा, अदरवाइज यही रेंज में प्रोग्राम मिल जाते हैं। राइट, एंड कई सारे बच्चों के पेरेंट्स कॉल करते हैं कि इज दिस कंट्री इज़ एक्चुअली सेफ, क्योंकि स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन रहता है कि यूक्रेन के साथ कंट्री अटैच है, तो क्या लातविया इज़ सेफ फॉर अस? हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे जाते हैं तो कितने सेफ हैं, और वहाँ का एनवायरनमेंट बेसिकली कैसा है? ओके, सो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज लोगों को दिमाग में रहता है कि भाई लातविया तो रशिया के पास है। बिल्कुल, देखो जी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, हंगरी, फिनलैंड, ये सभी रशिया के पास है। ठीक है, और फिनलैंड को छोड़ के अभी बाकी सारे जितने भी मैंने नाम दिए हैं ये सारे नेटो के मेंबर्स हैं। सो नेटो के मेंबर का मतलब ये हो गया कि बेसिकली आपके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल स्ट्रेस नहीं है, आपके ऊपर कोई भी सिविल वॉर का स्ट्रेस नहीं है, जो भी वॉर वाला जोन आ रहा है आपका वो काफी दूर है, उसका यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये बात आप अगर थोड़ा सा भी अच्छे से गूगल सर्च करोगे तो आपको दिखाई देगा कि नेटो प्रोटेक्टेड है। तो नेटो में ही बेनिफिट ये है, तभी तो ये छोटी कंट्रीज थी, इन्होंने नेटो बनाया क्यों था? वो इसलिए बनाया था कल को कोई बात हो जाए तो इकट्ठे होकर खड़े हो सके बैठ के। तो इसलिए अपनी वो जो नेटो की जो पावर है उसको हमेशा शो ऑफ भी करते हैं कि भाई हम नेटो के मेंबर्स हैं, क्योंकि उन्हें पता हम सेफ है इस चीज में। सो इसलिए उस वॉर का मैं सीधे आपको आंसर देता हूँ, इस बात का बहुत खुल के देता हूँ आज, उस वॉर का, यूक्रेन रशिया की वॉर का इन पे कोई भी असर नहीं है। बहाल अगर मैं इसको थोड़ा सा टेक्निकली बताना चाहूँ तो ये इन्होंने पॉजिटिव असर हमारे लिए क्या हो गया है कि
जितनी भी जॉब यूक्रेन में, रशिया में और बेलारूस में थी, जो कि ये लोग करते थे ना, क्योंकि भाई बाल्टिक कंट्रियों को सर्विस कौन दे रहा था? आपका यूक्रेन, रशिया और बेलारूस। आपके ट्रक ड्राइवर कहाँ से आते थे? बेलारूस से आते थे, यूक्रेन से आते थे। आपके जो कॉल सेंटर्स थे कहाँ चल रहे थे? वो यूक्रेन में चल रहे थे बैठ के। तो ये सब हुए बंद। अब ये इम्पैक्ट हुए तो क्या हुआ? पूरा यूरोप जो है वो बाल्टिक के पास गया। अब बाल्टिक पे क्या हुआ? बाल्टिक के पास बाल्टिक कंट्रीज के पास खुद के पास इतना मैन पावर नहीं थी, तो आपने क्या करा? कंपनियों ने फटाफट से इंडिया से हायरिंग शुरू कर दी। तो एसेंशियल जैसी कंपनियां हैं और बड़ी कंपनियां, इन्होंने काफी लोग इंडिया से हायर करे। हमारे स्टूडेंट को जॉब्स क्यों मिल रही हैं? लातविया लिथुआनिया में जो 1200, 1300, 1500 यूरो कमा रहे हैं बच्चे, ये बीकॉम वाले बच्चे जो हैं, बीबी वाले बच्चे जो हैं, इन्हें जॉब्स क्यों मिल रही हैं? बिकॉज इन स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स हैं, क्योंकि कंट्रियां शिफ्ट हो गई है वहां पे। अब आप खुद देखिए ना, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, या जर्मनी हो गया, इन कंट्रियों के जो बैकएंड होते हैं, अगर मैं वहां रन करता हूं तो मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है बैकएंड का एम्प्लॉय। तो ये क्या करते हैं? ये सारे अपने बैकएंड के कहां मूव कर देते हैं? ये मूव कर देते हैं बाल्टिक कंट्रीज में। अब क्योंकि बाल्टिक कंट्री के बंदे हैं ही नहीं, तो उन्होंने स्टूडेंट्स को एंगेज करना शुरू कर दिया। तो इसलिए मास्टर डिग्री स्टूडेंट को अलाउ कर दिया, फुल टाइम आप काम कर लो और अपनी पढ़ाई साथ पे कर लो, क्योंकि हमें भी जरूरत है। आज लातविया को भी तो एम्प्लॉयमेंट दे सकता है लातविया, टैक्सेस बनेंगे ना। आपने अगर जर्मन कंपनी ने बेसिकली एक प्रोसेस रन किया लातविया के अंदर, अपने कोई किसी क्रेडिट कार्ड का प्रोसेस दे रखा है, 100 लोगों को हायर कर रखा है बैठ के, तो वो जर्मन कंपनी भी तो टैक्स पे कर रही है लातविया के अंदर। वो जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो भी टैक्स पे कर रहा है, तो जो गवर्नमेंट है उससे पैसा बना रही है। सो इसलिए सारा का सारा जो सेटअप है ये बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया गया है। स्टूडेंट को जॉब मिली है, तो काफी स्टूडेंट हैं जो लातविया जाने के कहते हैं सर हम यहाँ खुश हैं, हमें जर्मनी अभी नहीं मूव करना, क्योंकि हम जर्मनी होके आ चुके हैं 2 बारी। हमने कैलकुलेशंस कर ली है डेनमार्क के अंदर, हम होके आए हैं स्वीडन में, हमें पता चल गया कि एक दिन का जो बिल आता है वो यहाँ मेरे हफ्ते ही कॉस्ट आती है बैठ के। ये चीजें ना जब आप प्रैक्टिकली करते हो ना मानी जी, तो बेसिकली आपको समझ में आती है। अभी मैं जितना मर्जी कैमरे में बोल दूं, मैं जितने मर्जी रेफरेंस पॉइंट दे दूं, मैं जितने मर्जी वीडियो शो कर दूं, जब वो बच्चा वहां पहुंचता है और पहुंचने के बाद वो अपनी कैलकुलेशंस करता है कि यार यहाँ पे तो मुझे 8,000 इंडियन रुपये काम खत्म हो गया, जर्मनी जाऊंगा तो 40,000 का तो हॉस्टल ही है, तो वो अपने आप सोचता है कि यार ठीक तो बैठा हूँ भी, मास्टर्स पूरी कर लेता हूँ, जॉब ढूंढनी शुरू कर लूंगा एंड देन सीधा जॉब पे जाऊंगा। तो इसके लातविया से मूव करने वाले स्टूडेंट काफी कम है। अराउंड 20%, 15% बच्चा ऐसा है जो लातविया पहुंचता कहता है 6 महीने में मजा नहीं आया। मैं खुद बोल रहा हूँ आपको, बच्चा खुद ही बोलता है मजा नहीं आया, मुझे फील नहीं आ रही है। फिर उन स्टूडेंट्स को हम लोग ऑब्वियसली गाइड करते हैं कि भाई आप जर्मनी में शिफ्ट हो जाओ, आप स्वीडन में शिफ्ट हो जाओ, आप डेनमार्क में शिफ्ट हो जाओ, दे डू इट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, एक बहुत मेजर क्वेश्चन है, मेरे मन में हमेशा आता है, क्योंकि पेरेंट्स भी पूछते हैं तो कि यूरोपियन कंट्रीज में लैंग्वेज बैरियर है, आपको लगता है जैसे लातविया है, इन कंट्रीज में भी बैरियर आता है कुछ लैंग्वेज के बारे में? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आपने क्वेश्चन देखना कि हम लोग कहते हैं बैरियर आता है। पहले तो हम ये देखेंगे बेसिकली कि भाई थोड़ा सा इसको अंदर समझ लेते हैं। अगर आज मैं बिहार जाता हूँ और बिहार में एक गांव में जाता हूँ, तो क्या बिहार के गांव के अंदर मुझे इंग्लिश मिलेगी? ऑफ कोर्स नहीं मिलेगी, राइट। आज अगर मैं दिल्ली में भी किसी ग्रैंडमदर को पकड़ता हूँ जो की एजुकेशन पार्टीशन से पहले की हो रखी है, तो उम्मीद है कि शायद वो इंग्लिश नहीं बोलती। बिल्कुल। इसी तरीके से बेसिकली जो यंग पॉपुलेशन है इनकी, वो तो इंग्लिश बोल रही है। अब क्वेश्चन ये है यंग पॉपुलेशन का मतलब क्या है? जो लोग बेसिकली 18 साल से लेके लगभग 30 साल के बीच में हैं, वो काफी बोलते हैं, 30-35 भी काफी बोलते हैं, बिकॉज उन्होंने इंग्लिश सीखी है, उनके स्कूल में इंग्लिश आ गई है, उनके अब तो कंपलसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश उनके स्कूल में, जैसे हमारे स्कूल में कंपलसरी है, उनकी भी कंपलसरी हो चुका है, तो इंग्लिश में दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आती ऑब्वियसली उनकी लैंग्वेज है। अब मैं और आप बात करेंगे तो हम हिंदी में करेंगे, लेकिन अगर मान लेते हैं मेरे को इंग्लिश ऑडियंस को डिस्कस करना है तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा, लेकिन एवरेज तो मैं घर में हिंदी बोलता हूँ और मैं ऑफिस में भी हिंदी बोलता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है मेरी लैंग्वेज जो है वो मेरी मातृभाषा है, मेरी जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो हिंदी है, और उनकी लातवियन है, वो लातवियन बोलते हैं। ठीक है। लेकिन क्योंकि जो जॉब्स हैं वो इतनी ज्यादा एक्सपैंड हो गई हैं, इतने ज्यादा प्रोसेस आ चुके हैं कि आपको जॉब्स के अंदर देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स जहाँ पे आपको इंग्लिश बोलते हो, आप लातवियन नहीं बोलते हो, आपको जॉब मिल जाती है। पहला तो ये आंसर हो गया। अच्छा, ये भी आपका एक क्वेश्चन था कि जॉब मिल जाती नहीं। और दूसरा अगर हम रोड की बात करें तो ऑब्वियसली अगर एक यंग स्टूडेंट है, वो मास्टर डिग्री करने गया है, उसका उसका 70-80 साल के लोगों से ऊपर वास्ता कमी पड़ता है। हाँ, हो सकता है कि आप लोगों से बात करो, बोले नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश, पर अगर वो मना कर देगा तो अगले 4 और मिलेंगे जो इंग्लिश बोलते हैं। तो वो आपको फील नहीं होता कि मेरा 20 साल का तजुर्बा है कि मैं एक भी लैंग्वेज नहीं बोलता हूँ यूरोपियन,
पर मुझे नहीं लगा कभी आज तक मुझे दिक्कत होती है, चाहे मैं शॉर्ट टर्म रहता हूँ चाहे मैं लॉन्ग टर्म भी रहा हूँ। होता है कई बार लोग बोलते हैं आई डोंट स्पीक इंग्लिश, तो आप दूसरे से पूछो, किसी से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसका एक माइंडसेट तैयार कर लेते हो जी, अब ऑब्वियसली बात है, ये तो उनकी कंट्री में आए हैं तो उनकी लैंग्वेज तो होगी Exactly. लेकिन हर चीज नहीं मिलती। तो प्रोज एंड कॉन्स की जब बात करते हैं, स्टडी इन लाटविया, स्टडी इन इंडियन कॉस्ट, तो थोड़े से कॉन्स जो है वो ये वाले हैं, पर चलता है, लोग चला लेते हैं, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। आप कितना बड़ा पैसा बचा रहे हो ना, अगर आपके 50 लाख रुपए है तो आप यूके जाओ, किसने मना करा है? अगर आप, मेरा बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं और आप यूके जाना चाहते हो तो आप यूके ही जाइए, आपको लातविया नहीं जाना है। लातविया उनको जाना चाहिए जो कहते हैं हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए और अफोर्डेबल प्राइस चाहिए। अगर वो आपका माइंडसेट है तो आप इन बाल्टिक कंट्रीज में, लातविया, लिथुनिया, एस्टोनिया में, इनमें आप अप्लाई करो और ये आपको बहुत अच्छी वैल्यू देती है, बहुत अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देती है। ये एक, मैं अगर लमसम में अगर मैं कहूँ, ये एक इसका सारांश है, समरी है इसकी। फाइन। सो अब रिलेटेड टू थोड़ा सा फाइनेंशियल पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें ऐड हुई हैं, शायद लातविया में भी कुछ नए प्रोविजंस आए हैं कि पेपर वर्क कैसे करना है। तो ये जो फंड ट्रांसफ़र स्कीम है सर, उसके बारे में थोड़ी सी गाइडलाइंस दीजिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ITR फाइल नहीं कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स ने कोविड टाइम से भी छोड़ दी थी ITRs फाइल करनी, किसी के बिजनेस चेंजेस हुए हैं। तो आप बताइए कि फाइनेंशियल्स बच्चे कैसे मैनेज कर सकते हैं कि उनका वीज़ा इजीली लग पाए। देखिए, बेसिकली वीज़ा जो है वो बड़ा इजी लग जाता है कि अगर आप बेसिक पेपर वर्क तैयार करें। थोड़ी सी चीज़ें मैं बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1, अगर आप लातविया जा रहे हैं तो आपके स्पॉन्सर जो है आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, और अगर या फिर आप खुद हो सकते हो, ठीक है। अगर आपका सगा भाई बहन है, अवॉइड करो उस चीज़ को कि उनको करने से, अगर नहीं है ऑप्शन, पेरेंट्स, गॉड फॉरबिड अगर पेरेंट्स आपके नहीं हैं, अलाइव नहीं है और कोई करता है तो कर सकते हैं, बट अवॉइड करें इसको, ठीक है। तो बेसिकली दिखाना कितना है आपको, 3 साल की ITR दिखानी है और फंड दिखाने हैं 3 महीने पुराने उस स्पॉन्सर के अकाउंट में, ठीक है। पापा के अकाउंट में, मम्मी के अकाउंट में दिखा दीजिए, आपने अकाउंट दिखा दीजिए बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये दिखाना है कि 3 महीने से अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 लाख रुपए वो मेंटेन करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। मेंटेन का मतलब क्या होता है ये भी डिफाइन कर लेते हैं। भाई मेरे अकाउंट में 7 लाख रुपए थे 3 महीने पुराने, आप आज अप्लाई करो, आप आज ही पैसे डाल दो और आप उसको मेंटेन करो कि भाई आप उसमें कोई मूवमेंट भी है, चलो आपने 7-8 लाख रुपए डाल दिए लेकिन मूवमेंट नहीं करी उस पैसों की, तो वो पैसा दिखना चाहिए, वो 3 महीने से पड़ा हुआ है। तो जो स्टूडेंट हमारे अभी वीडियो देख रहे हैं, तो अगर वो कहते हैं कि मुझे मुझे इसको अभी अप्लाई करना है लातविया को, तो डेफिनेटली वो डाल सकते हैं अभी। और उसके अलावा 3 साल की ITR हो गई, ये हो गया, और एक प्रूफ ऑफ इनकम हो गया। पेरेंट्स का कोई फादर का बिजनेस है, कोई दुकान है तो उसमें सर्टिफिकेशन लगा देंगे बैठ के। कोई अगर बेसिकली उनकी जॉब है तो उनका एक पेरेंट्स सैलरी स्लिप मिल जाएगी। तो बहुत बेसिक सा पेपर वर्क है, हर बच्चा नियरली अरेंज कर लेता है। लेकिन जब बच्चे अरेंज नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए एक स्कीम होती है, इसे हम बोलते हैं ब्लॉक्ड अकाउंट स्कीम, ठीक है। ब्लॉक्ड अकाउंट स्कीम के अंदर, जो कि आप कनाडा में जिसको GIC बोलते हैं, जर्मनी में से ब्लॉक्ड अकाउंट बोलते हैं, लातविया के अंदर भी ब्लॉक्ड अकाउंट स्कीम है और ये स्कीम रन करती है यूनिवर्सिटीज। लातविया में बैंक रन नहीं करते, यूनिवर्सिटी रन करती है। यूनिवर्सिटी को पैसा ब्लॉक करना पड़ता है और वो जब ये 8,000 यूरो ब्लॉक करते हैं, 72 7 लाख 7.5 लाख ब्लॉक करते हैं, वो बच्चे को लैंड करते ही अपना पैसा देना शुरू कर देते हैं 12 किश्तों में। एंड इसको हम ब्लॉक्ड अकाउंट स्कीम बोलते हैं। जब आपने ब्लॉक्ड अकाउंट स्कीम ली लातविया के अंदर, जैसे ही आपने वो ले ली, आपको बेसिकली कोई भी फंड शो नहीं करने, ना ITR करनी है, ना बैंक स्टेटमेंट करनी है पेरेंट्स की, ना कोई प्रूफ करना है पेरेंट्स का, ना कोई सैलरी प्रूफ करना है, कुछ नहीं करना आपको। आपने पैसा यूनिवर्सिटी को दे दिया और अब आपका पैसा ब्लॉक हो चुका है। आपको ये पैसा मिल जाएगा हर महीने अपनी किश्तों में 12 महीने तक। इसे बोलते हैं ब्लॉक्ड अकाउंट स्कीम और ये बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंडेड है उन स्टूडेंट के लिए जो कि हर पंजाब से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, क्योंकि वीजा के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिल्कुल बढ़ जाते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं बहुत ओपनली इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और आई थिंक इस पॉडकास्ट के माध्यम से आई थिंक लोगों को पता चल जाएगी बात ये भी कि अगर आप ये करते हो तो आपके जो वीजा के चांसेस है, अगर जो कम थे वो बेटर हो गए। अगर आप जैसे बैचलर के स्टूडेंट हैं, जो 28 साल का स्टूडेंट है बैचलर का, मैं उन्हें कहूंगा कि वो अप्लाई ना कर लातविया में। 28 से 30 साल के स्टूडेंट का बैचलर लातविया में अप्लाई करना बहुत ही एक कंसर्न है, क्योंकि स्टूडेंट्स कई बारी वीजा नहीं मिलता है। अगर आप 23-24 साल के हैं तो आप बेसिकली
अप्लाई कीजिए अपना वीज़ा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप फंड शो नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्लीज़ अपना वीज़ा ब्लॉक अकाउंट में अप्लाई करें ताकि आपको वीज़ा में दिक्कत ना हो। मींस सक्सेस रेट काफी बेस्ट है ब्लॉक फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्यों नहीं? क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं आज। वो लातविया एम्बेसी के पास जब एप्लीकेशन आ रही है तो हजारों में आ रही है, तो वो उनको छांटनी पड़ रही है कि इसमें से कौन सा स्टूडेंट जो है वो जेन्युइन है, कौन सा नहीं है। तो जब आप अपना पैसा ब्लॉक कर देते हो उसके अंदर तो एक ऑटोमेटिक मैसेज पहुंच जाता है यूनिवर्सिटी के पास कि भाई इनकी इंटेंशन जेन्युइन है। तो वो काफी फर्क हमने देखा है इस कमिंग लास्ट 2 इयर्स के अंदर। ठीक है। सो कहीं ना कहीं जैसे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं पंजाब से, हरियाणा से, थोड़ा सा इंग्लिश बोलने में झिझक करते हैं एंड जिनके आइल्स 5 आए होते हैं, कई बच्चे इंग्लिश कंट्री ट्राई करते हैं, आइल्स नहीं आया, पीटी नहीं स्कोर कर पाए, तो आपको क्या लगता है लातविया में इंटरव्यू बेस्ड एडमिशन इजीली हो जाएगी बच्चों की? इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे 5 बैंड के स्टूडेंट जो हैं वो बेसिकली बिल्कुल अगर वो तैयारी करें अपनी हमारे साथ अपनी एडमिशन प्रिपरेशन करें, वीज़ा प्रिपरेशन करें, इंटरव्यू प्रिपरेशन करते हैं तो बेसिकली उनको काफ़ी अच्छा एक रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें वो देखेंगे कि किस तरीके से उन्हें अपने आप को प्रेजेंट करना है। सी 5 बैंड के स्टूडेंट को ऐसा नहीं इंग्लिश नहीं आती है, उसको आती है, उसका जो लेवल है वो थोड़ा कम है, राइट। उस लेवल को इंक्रीज करने के लिए हमारे को डेडिकेटेड बच्चे पे काम करना पड़ेगा। सो ये स्टूडेंट को देखना है कि अगर मेरे 5 बैंड हैं या 5 बैंड लेवल का स्टूडेंट है तो आपको हमारे पास आना है, आपको हमारे साथ अपनी ट्रेनिंग्स करनी है। ये लगभग 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। इसके साथ साथ पैरेलल आपका एडमिशन वीजा लातविया का हम चलाते रहते हैं। थैंक यू सो मच दीपेंद्र सर। आई हैव अ लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बताने से काफ़ी ज़्यादा रिजॉल्व हो जाएंगे बच्चों के क्वेरीज कि स्टूडेंट्स का ये प्रोसेस चलता कैसे है, क्योंकि अभी भी क्वेरीज आ रही हैं कि मैम हम कितना कब अप्लाई करें, लास्ट डेट क्या है। सो आप थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग बताइए कि प्रोसेस कैसे चलता है और कैसे कैसे स्टेप्स आएंगे और स्टूडेंट्स को कितनी जल्दी अप्लाई करना चाहिए। ओके, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये क्योंकि थोड़ा लंबे प्रोसेस है, बट थोड़ा सा मैं शॉर्ट पे बताने की कोशिश करता हूँ। राइट। सो स्टूडेंट ने अपनी एप्लीकेशन फी पे कर दी। एप्लीकेशन फी पे करने के बाद स्टूडेंट को बेसिकली अपना एक इंटरव्यू क्रैक करना होता है, वीडियो इंटरव्यू। उसे क्रैक करने के बाद बच्चे के डॉक्यूमेंट पहुंचते हैं उनके AIC वेरिफिकेशन में, जो कि एक एजुकेशन मिनिस्ट्री का ऑफिस है। वो वेरीफाई करता है कि आप एजुकेशन में ठीक हो। अगर आपके मार्क्स ठीक हैं, अगर आपके मार्क्स ठीक नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री ठीक नहीं है, तो वो मना कर देते हैं कि ये बच्चा इस कंट्री में नहीं आ पाएगा। ओके। तो इसलिए आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी 60% मार्क्स लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 50 से 60 के बीच में लेती हैं। अगर आपके 49.9 भी हैं, आप लातविया में अप्लाई ना कीजिएगा। अपनी एप्लीकेशन फी प्लीज वेस्ट मत करो, एडमिशन नहीं आएगा। ओके। 49.9 पर नहीं आएगा, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी आपको बोलती है हम करा देंगे, वो नहीं होगा कभी। ओके। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो अपनी एप्लीकेशन फी, कुछ एजेंसीज भी हैं जो अपनी एप्लीकेशन फी के नाम पे एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। मैंने पहले भी वीडियो बना चुका, मैंने लिंक पे डाल दिया वीडियो को, जहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एक स्टूडेंट से एक बिल्कुल उसको एक्सपोज करा यूनिवर्सिटी को, जहाँ पे यूनिवर्सिटी पैसा ले रही है बच्चे से जबकि वो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं करता। ओके। तो उससे बचना है हमारे को। आगे चलते हैं। आपने अप्लाई कर दिया, आपका AIC वेरिफिकेशन भी आ गया। वेरिफिकेशन आने के बाद आपकी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेटर इशू कर देती है, आप ट्यूशन फी पे कर देते हैं। ट्यूशन फी पे करने के बाद आपको वीजा का एडमिशन लेटर मिल जाता है, आप DFS में अपॉइंटमेंट देते हैं और आप अपना वीजा अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। प्रोसेस है सिंपल लेकिन लेंदी बहुत है। तो है। इसलिए अगर स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, पूरी हमसे अपनी सर्विसेज लेते हैं, तो यही लेंदी प्रोसेस जो बता रहा हूँ मैं आपको, हम काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में हमने रखा हुआ है, तो ये काफ़ी शॉर्ट हो जाता है। तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि स्टूडेंट्स एक बार आके अपनी फ्री काउंसलिंग सेशन लें हमारी एक्सपर्ट्स के साथ, एंड देन दे विल बी हैविंग मोर इन्फॉर्मेशन कि भाई आगे करना कैसे है। क्योंकि प्रोसेस कॉम्प्लिकेट नहीं है, वो लेंदी बहुत है, तो हमें पैरेलल चीज़ें करनी पड़ती है एट द सेम टाइम। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेना, एक एक्सपर्ट को हायर करने से बेनिफिट जो मिलेगा वो बेनिफिट हमेशा हमारे स्टूडेंट्स को मिलेगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छे से आपने प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप अब स्टूडेंट्स जो सितंबर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी क्वेरीज रिजॉल्व हो चुकी हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए। एंड अभी भी आपके जो भी मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे तो आप पर्सनल काउंसलिंग फ्री सेशन दीपेंद्र सर के साथ अगर बुक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ऑल ऑफ देम सारे काउंसलर जूम पे भी अवेलेबल होते हैं। अपनी क्वेरीज को रेज कीजिए और जल्दी से सितंबर की एप्लीकेशन अप्लाई करिए ताकि आपके प्रोसेस में कोई भी डिले ना आए और सारे डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम कर पाएं। थैंक यू सो मच, सी यू सून। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.